हम लोग देखेंगे कि अम्ल या फिर भस्म जो होता है, भस्म को हम क्या कर सकते हैं, क्षार कर सकते हैं, है ना। अम्ल या भस्म जो होता है, अम्ल या भस्म जो होता है वो आपका धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देता है। पता है आप लोगों को। इसके पहले हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं पदार्थों में अम्ल, जैसे कि दही में पढ़े थे, कौन सा, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, सेब में मैलिक एसिड, पैर का जो मांसपेशी होता है जहां से आपको दर्द महसूस होता है, कौन सा एसिडिक, लैक्टिक, वही जो दही में रहता है वही आपके मांसपेशी में भी आता है। इसके कारण आपके शरीर में क्या होता है, दर्द आ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बाबू, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा अम्ल होता है और कौन सा भस्म जो रहता है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है, ये हर हालत में। तो इसका उदाहरण लेते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि जिंक एक धातु है, ठीक है। जिंक जो है, जिंक तो रियल में धातु है ही, मानना क्या है, जिंक एक धातु है। इस पर अभिक्रिया करवाएं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। इसका सूत्र होता है H2SO4। ये बनाएगा पता है क्या बाबू, ये अगला पिछला के साथ रिएक्शन कराएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। तो गैस होने के कारण ये तीर चिन्ह ऊपर की ओर होगा। आपको पहला चैप्टर केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि गैस जितना भी रहता है उसको दिखाया जाता है ऊपर तीर चिन्ह करके। कारण क्या है, ये गैस होने के कारण हल्का होकर उड़ जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये देखिए क्या हो गया, आपका धातु हुआ, ये आपका क्या हुआ, अम्ल हुआ। धातु और अम्ल अभिक्रिया किया तो देखिए यहाँ पर कंपलसरी क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। कोई भी अम्ल को किसी भी धातु के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं, मान लेते हैं कि एक और ले लेते हैं हम, फेरस लिए हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड बनाएगा। साथ में कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। गैस होने के कारण कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ भी देखिए बाबू धातु है, धातु का किससे करवाए, कौन अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन बना ने, यानी कि आपसे सीधा पूछेगा अगर किसी धातु का अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो क्या बनता है, तो इसको बनाना उचित, क्या बनता है इसको बताना संभव नहीं है। काहे नहीं संभव है, कि कौन धातु से करवा रहे हैं, कौन अम्ल से करवा रहे हैं, उस पर नहीं निर्भर करता है। लेकिन इसमें कॉमन सब में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस दिख रहा है ना। ऐसा नहीं कहेगा कि सर जिंक धातु बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, हम फेरस से करवा देंगे अभिक्रिया, जिंक सल्फेट बनाएगा, नहीं करवा। तो किसी से भी किसी को करवाएंगे अभिक्रिया, धातु रहेगा और अम्ल रहेगा तो हर हालत में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इतना हमको याद रखना। उसी प्रकार से चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं कि अगर कोई धातु का अभिक्रिया हम करवा दे किसके साथ, नहीं, भस्म के साथ। अम्ल तो देख लिए ना, भस्म के साथ। भस्म जो है मान लेते हैं आपका ये है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाता है, सोडियम जिंकेट, ZnO2 प्लस हाइड्रोजन H2 है ना। कारण क्या है, सोडियम जो है किससे अभिक्रिया कर लिया, जिंकेट से। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कहाँ जाता तो इसी के साथ रह गया, जिंक से सोडियम से क्या अभिक्रिया, तो ये जो है जिंकेट बन गया। सोडियम यहाँ से लिया और ये यहाँ से यहाँ लिया, तो ये क्या बन गया, जिंकेट। हाइड्रोजन देखिए यहाँ क्या वो दिखा रहा है, तो दो हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, तीर चिन्ह किधर की ओर, ऊपर की ओर। कारण क्या, ये भी एक गैस बना रहा। हमको सीधा याद रखना। एक अभिक्रिया और ले लेते हैं तब हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम है ना,
एल्यूमिनियम का अभिक्रिया किससे करवा देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट, है ना? क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट 2Al इंटू ONA का होल 3 प्लस कौन गैस दे रहा है? 3H2, है ना? यहाँ पर भी देखिए हमारा वही दे रहा है, इसको संतुलित कर देते हैं, 2 लगा देते हैं। एल्यूमिनियम है, ये क्या है? भस्म है ना? ये भी भस्म ही था, यानी कि भस्म, यानी कि मैं कह सकते हैं कि ये प्रकार का क्षार है। और क्षार का अभिक्रिया जब अम्ल से करवाएं तो देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस दिया। यहाँ से हम साफ क्लियर कर सकते हैं कि अगर किसी धातु का अभिक्रिया किसी भस्म से करवाएं या फिर किसी अम्ल से करवाएं, आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस फिक्स रहता है, ठीक है ना? क्या मिलता है आपको? हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब देखिए आप बाबू, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे तत्वों की सक्रियता के बारे में। दुनिया में देखिए बहुत सारा तत्व आप जानते होंगे, या धातु जानते होंगे, अधातु भी जानते होंगे। उसमें से सब का रिएक्शन करने का जो दर रहता है या क्षमता रहता है वो बराबर है कि अलग अलग? अलग अलग। जैसे कि आपको दिखाया गया होगा कि सोना जो होता है बाबू, दुनिया में सबसे कम क्रियाशील होता है, इसीलिए सोना में जंग कभी लगता ही नहीं है। उसको पानी में भी गाड़ कर रख लीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अक्रियाशील पदार्थ, क्रियाशील वो नहीं है ना? इसके अलावा देखिए कुछ पदार्थ स्नो रहता है, जैसे फेरस ले लीजिए, लोहा जिसको कहते हैं, ठीक है? लोहा को हल्का सा भी नमी और ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा मिल जाएगा, जंग लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिएक्शन के कारण होता है। हवा में खुला छोड़ देते हैं, जंग लग जाता है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन भी है और जलवाष्प भी है। हवा से दोनों मिलने के कारण क्या लगेगा? उसमें जंग लग जाएगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सोना जो है कम सक्रिय है, या बिल्कुल कह सकते हैं कि सक्रिय नहीं है। लेकिन फेरस जो है सक्रिय पदार्थ है। लेकिन आपको पता होगा कि पोटेशियम जो होता है बाबू, ऑक्सीजन मिलते ही आग पकड़ लेता है। पोटेशियम जो होता है ऑक्सीजन मिलते ही क्या करता है? आग पकड़ लेता है। सोडियम भी उसी प्रकार का कुछ है। तो इन पदार्थों को क्या कहेंगे? अधिक क्रियाशील या कम क्रियाशील या अक्रियाशील? अधिक क्रियाशील। तो आपको पूछेगा दुनिया का सबसे कम क्रियाशील पदार्थ कौन सा या धातु कौन सा? सोना। दुनिया का सबसे अधिक कम क्रियाशील पदार्थ कौन है? सोना। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सबसे अधिक पोटेशियम के, सबसे ज्यादा के पोटेशियम, इसको पढ़ते याद करवाया गया है ना? उसके बाद में आता है आपका क्या? सोडियम। कौन आता है? सोडियम, है ना? ये सबका परमाणु सबसे अधिक सक्रिय तत्व पोटेशियम, जिसका संकेत के होता है। उसके बाद देखिए दिया कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का Ca। उसके बाद देखिए दिया है सोडियम, सोडियम क्या होता है? Na। उसके बाद देखिए क्या दिया? मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का Al। इस प्रकार से बाबू हम लोग जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो इसका जो सक्रियता का क्षमता है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या होते जाता है? कम होते जाता है। सबसे नीचे जो है आपका बाबू आ जाएगा सोना, और सोना का संकेत होता है Au, और उससे थोड़ा सा ज्यादा है क्या? चांदी, और चांदी का हो जाता है Ag। Ag मतलब अर्जेंटीना, है ना? और Au मतलब औरम, सोना मतलब औरम, है ना? ये सब जो लैटिन नाम के आधार पर इसका संकेत दिया गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जितना भी तत्व आप देख रहे हैं, आपको पूछेगा दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय पदार्थ कौन सा है? पोटेशियम। सबसे कम सक्रिय पदार्थ कौन सा है? सोना। दो वो जो है बाबू बहुत ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, इसको जो है हमेशा याद रखेंगे। पूछेगा दुनिया का सबसे कम सक्रिय पदार्थ सोना, और दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय पदार्थ पोटेशियम होता है, ठीक है ना?
अब देखिए, धातु एवं बाइकार्बोनेट के अम्लों से अभिक्रिया, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जो अम्ल का अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको नोट करना है, करवा दे इसको पहले। रिएक्शन में देखिए बाबू, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, अगर कोई धातु कार्बोनेट है और उसको अभिक्रिया अगर हम अम्ल से करवाते हैं या फिर भस्म से करवाते हैं तो क्या प्रक्रिया देता है। ये दोनों ही कंडीशन में आपको पता है जल प्राप्त होगा और साथ ही साथ में देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या देगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। किसको किससे करवाएंगे? धातु कार्बोनेट का अभिक्रिया या तो अम्ल से करवाइए या तो भस्म से करवाइए। पदार्थ कुछ ही बने, साथ में जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए इसका जो हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि देखिए बाबू दे रहा है, मान लेते हैं कि जिंक कार्बोनेट है ना, ये क्या हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, धातु कार्बोनेट। क्या है? जिंक क्या है? एक धातु है और कार्बोनेट है। इसका अभिक्रिया सबसे पहले मान लेते हैं, हम करवा लेते हैं अम्ल से H2SO4 है ना। ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। आपको बताया गया आगे वाला सबसे पीछे से रिएक्शन करेगा ZnSO4। साथ में ये देखिए बाबू, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? दो। यहाँ पर देखिए बनेगा H2O। क्या बनेगा? H2O। अब देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन बन गया? 3 गो। एक तो यहाँ लगा दिए, 2 गो बचा है, तो यहाँ पर साथ में देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखें, धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया किया तो कोई पदार्थ का निर्माण किया, साथ में क्या किया, वो आपका जल बनाया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यही बात अभी हम बोल रहे थे। अगर हम कोई धातु ऑक्साइड को भस्म से रिएक्शन करवा दे तब क्या होता है। तो देखिए, धातु ऑक्साइड को अगर हम भस्म से अभिक्रिया करवा देते हैं, अम्ल और भस्म का आपस में अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? अम्ल और भस्म को अगर हम आपस में अभिक्रिया करवाएंगे क्या बनेगा? लवण बनाता है और जल बनाता है। ठीक है ना, ये सही है, लवण और जल बनाता है। और यही प्रक्रिया को बाबू हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे कि कोई भी उदाहरण हम लोग एक ले सकते हैं, मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक प्रकार का क्या है? भस्म है। अब भस्म को अभिक्रिया करवा देते हैं, मान लिया जाए HCl का, है ना। यही जो हमारे पेट में रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं अगर जो, तो यही रिएक्शन आपके पेट में होगा। क्या होगा बाबू? तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस क्या बनाएगा? OH H2O। ये क्या बना? लवण। साधारण लवण ये है बाबू, जो समुद्र में पाया जाता है। समुद्र का जल में जो लवण होता है खारा होता है। ये नमकीन जो होता है वो क्या रहता है? NaCl रहता है। साधारण नमक भी इसको हम लोग बोलते हैं। आपको बोर्ड पूछेगा साधारण नमक का नाम बताओ। साधारण नमक। तो साधारण नमक क्या होता है बाबू? NaCl। सूत्र पूछेगा साधारण नमक का तो NaCl, और अगर आपको साधारण नमक का रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी किसी भस्म का अभिक्रिया हम अम्ल से करवाते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। अगर हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दे तो ये जाकर के आपका लवण कौन सा बनाएगा? सोडियम क्लोराइड, और साथ में कौन देगा? जल देगा। तो सोडियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा समुद्री जल में। सबसे ज्यादा कहाँ सोडियम क्लोराइड? समुद्री जल में। और इसी के आधार पर जो हम लोग को सबसे ज्यादा नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र से। इसी को जो है समुद्र के किनारे में तलछट बना करके छोटा छोटा गड्ढा खद करके से पानी आ जाता है। पानी जब बाष्पित होकर के उड़ जाता है
नीचे नीचे में जो पाउडर के रूप में ढेर सारा क्या होता है जमा हो जाता है। अब वही ढेर बना करके उसको कंपनी में भेज करके रिफाइन करके यानी कि साफ करके उसमें जो है आयोडीन वगैरह मिला के बहुत सारा कंपनी क्या करता है अपना अपना ब्रांड बना करके उसको बेचता है। तो हमको एक ही चीज यहाँ से पूछेगा, साधारण नमक का शुद्ध क्या होता है NaCl। इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है सोडियम क्लोराइड। सकते हैं कि समुद्र में इतना ज्यादा मात्रा में भगवान हमको दे दिया है कि कभी खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी का कितना % क्षेत्र पानी है? 71 के 78 71% क्या है पानी अर्थात जल। 71% है ना, 71% क्या है जल है। उसमें बउआ 71% में जानते हैं अगर 71% को हम अपने आप में कोई भी चीज कितना % होता है 100%। तो 71% को अगर हम 100% मान लेते हैं बाबू, तो इसमें जो है 96% पानी यानी कि जल खारा। कितना %? 96% पानी यानी कि जल जो है क्या है खारा है। तो आप जो है कह सकते हैं कि 96% पानी, सोचे कितना बड़ा क्षेत्र होगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। दूसरा चीज देखिए, आपके आसपास में पशु, मानव, फैक्ट्री और भी जितना चीज रहता है उससे जो पानी निकलता है गंदा पानी, अपशिष्ट मल मूत्र वगैरह के साथ जो है वो आगे जाकर लवणीय जल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो है नदी में जाता है, नदी होते हुए समुद्र में, समुद्र होते कहाँ हो गया महासागर में चल जाता है। तो पानी तो कभी खत्म होने वाली चीज है नहीं, भलो गंदा हो सकता है लेकिन खत्म तो हो नहीं सकता है। पृथ्वी पर रिसाइकिल होता है तो वो इसीलिए वो कभी खत्म नहीं हो सकता। इस प्रकार से वो हमेशा बनते रहता है। दूसरा बात है कि समुद्र का जल का आप इस्तेमाल किस चीज लिए करते हैं? किसी भी चीज के लिए नहीं करते हैं, बल्कि आपका जो है वहाँ का पानी सबसे ज्यादा बाष्पन होकर के पर्यावरण में जाता है। पर्यावरण में जाने के बाद वो जो है टेम्परेचर कम रहता है और आपका संघनन की क्रिया होती है। संघनन होने के बाद जो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वही वर्षा के रूप में नीचे गिरता है। तो घूम फिर करके फिर वो पानी कहाँ पहुंचेगा? महासागर में पहुंच जाता है। इसीलिए वो कभी जो है खत्म नहीं हो सकता। जो पानी जो दिया गया है 71% पृथ्वी के पूरे एरिया का 71%, वो जो है पूरा का पूरा उसमें जो है 96% अगर हम मानते हैं तो खारा पानी है और मात्र 4% जो है क्या है मीठा पानी है। अब 4% में भी समझिए, 4% में भी समझिएगा 2% पानी जो है बाबू ग्लेशियर के रूप में। ग्लेशियर मतलब मीठा पानी का बर्फ। क्या मीठा पानी का बर्फ? जैसे कि हिमालय बर्फ है ना पूरा। गंगा नदी किससे निकलता है? हिमालय से। जीरी जीरी थोड़ा थोड़ा पिघलते रहता पूरे साल और इसी से नदी का रूप ले लेता है। हिमालय से निकलता है गंगा नदी, हिमनद हो गया, जितना भी बहुत सारा अधिकतर नदी जो है वो नदी दो ही प्रकार से बन ही सकता है, एक वर्षा जल से बनता है और नहीं तो बर्फ से बनता है। तो भारत में जितना भी आता है बर्फ लगता है किससे आएगा? हिमालय से आता है। ठीक है ना, जितना भी नदी चल रहा सब हिमालय से चलता है। इसके अलावा देखिए 2% हो गए यहाँ। अब 2% कहाँ रह गया? 2% जो है 2% में बाबू 1% जो है भूमिगत जल है। भूमिगत जल यानी कि हमारा जो पैर है जमीन पर उसके नीचे 1% जल जो है, यानी कि हमारे लिए स्थल पर नदी, नाला, झील, तालाब, गड्ढा, पोखर ये सब में जो पानी उतना मात्रा में देख रहे हो, मात्र कितना पानी है पृथ्वी का? मात्र 1% पानी है। 1% पानी को हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसके बाद जब हम थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो गए तो क्या किए हैं, अपने घर के आसपास बोरिंग बना करके जमीन के अंदर के पानी को भी खींचना शुरू कर दिए है ना। इसीलिए हमारे खेतों में जो है नमी ऑटोमेटिक क्या होने लगी है, कम होने लगी है ना। इसलिए सिंचाई अधिक करना पड़ता है। ठीक है ना। देखिए बाबू, तो आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, समरसेबुल, बोरिंग जो भी कहिए, उसके मदद से जमीन में जो पानी है ना, भूमिगत जल जिसको कहते बाबू, भूमिगत जल। भूमिगत जल का जो है आज मानव बड़ी
बुरी तरीके से दोहन कर रहा है। यानी कि मोटर जो है बोरिंग लगा दिया और उसके बाद जो है जब आपको गाड़ी धोना होगा तो आराम से मोटर चालू कर दिया, आराम से धो रहा है। उसमें गाड़ी में सरफ साबुन मल रहा है, उधर पानी जो है पूरा बर्बाद हो रहा है। अगर आपको नहाना है तो आप पूरे बॉडी में भिगा करके आप साबुन लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, उधर पानी जब तक जो है चालू है, बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। मानव जो है इस चीज को एकदम बेकार संसाधन समझ लिया है, ठीक है ना। ऐसा समझ लिया है कि इसका कोई मोल नहीं है ना। इसका जो भुगतान है कौन भरेगा?